नमस्कार दोस्तों। गांधी जी, महात्मा, बापू या राष्ट्रपिता, हम अपने बच्चों को क्या बताएं उनके बारे में। कल 2 अक्टूबर है और कल गांधी जयंती है। वैसे तो हमारे स्कूल में छुट्टी है, लेकिन हम सभी शिक्षक बापू जी को सम्मान देने के लिए एकत्रित होंगे और उन्हें उनके जन्म दिवस पर अपनी श्रद्धांजलि देंगे। आज महात्मा गांधी के विषय में बात करते हुए मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, हम अपने बच्चों को क्या बताएं कि गांधी जी कौन थे। बापू थे, महात्मा थे, राष्ट्रपिता थे या और क्या थे। कल सारा दिन मैं बहुत उत्साह से भरा हुआ रहूँगा, क्योंकि जो मेरे निजी विचार हैं, जो मेरी निजी भावनाएं हैं महात्मा गांधी के विषय में, उसे मैं एक लाइन में कह सकता हूँ। मेरे लिए पिछले 2000 वर्षों में भारत में महात्मा गांधी से बड़ा कोई भारत का व्यक्ति नहीं हुआ। आध्यात्मिक गुरुओं को छोड़कर, आध्यात्मिक गुरुओं को अगर एक तरफ रखा जाए तो एक नागरिक के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में पिछले 2000 वर्षों में महात्मा गांधी से बड़ा मेरे लिए कोई भी नहीं है। उनके विषय में जितना मैं अपने बारे में जानता हूँ, जितना मैं ओशो के विषय में जानता हूँ, उतना ही मैं महात्मा गांधी के विषय में भी जानता हूँ। ऐतिहासिक रूप से क्या क्या हुआ आज हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मानसिक और भावनात्मक रूप से जो मेरा महात्मा गांधी से लगाव है वो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ। शुरू में ही आपको बता दूं कि बापू संबोधन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बापू मतलब पिताजी। जब सुभाष चंद्र बोस जी गांधी जी को बापू कह रहे हैं तो ये आजकल के हजारों लाखों करोड़ लोग अगर गांधी जी के खिलाफ बोलते भी हैं तो उसके लिए मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को बापू कहा था। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि बापू जी को बापू नाम सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और कब? जब कस्तूरबा जी की मृत्यु हुई थी, जब महात्मा गांधी की धर्मपत्नी की मृत्यु हुई थी, तो कस्तूरबा के मृत्यु के समय अपने संवेदना व्यक्त करते समय सुभाष चंद्र बोस ने बापू कहा था गांधी जी को। मैं एक बात समझ सकता हूं कि सुभाष चंद्र बोस कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे और सुभाष चंद्र बोस का महात्मा गांधी से कम 20 साल पुराना नाता जरूर रहा होगा। अगर सुभाष चंद्र बोस उन्हें बापू कह रहे हैं तो कुछ बात है। आज हम लोग भावनात्मक तौर पर बात करेंगे महात्मा गांधी के विषय में। जो कुछ भी गलतफहमी है या महात्मा गांधी जी भी अगर कहीं गलत हैं उस पर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने गिरेबान में झाँक कर कहना होगा, हम क्या हैं, हम कौन हैं जो गांधी जी के खिलाफ बोल सकेंगे। लेकिन हम उनके, जब मैंने उन्हें बापू कहा है, राष्ट्रपिता कहा है और महात्मा कहा है, तो उनके लिए मेरे हृदय से जो प्रेम है उतना कहने का मुझे अधिकार जरूर है। और रही बात उनके कुछ और भी गलत स्टेप्स के विषय में, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा कि उन्हें महात्मा का उपाधि दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, क्योंकि ये रविन्द्रनाथ टैगोर को गांधी जी गुरुदेव कहा करते थे। गांधी जी ने उन्हें गुरुदेव कहा और रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा। रविन्द्रनाथ टैगोर, इतना तो जरूर कह सकता हूँ कि एक बहुत ही अच्छे कवि, ऋषि रहे। ऋषि मतलब कवि, ओशो के अर्थ में। इस देश के वन ऑफ द हाईएस्ट पर्सनालिटी आप कह सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को, जिनके लिखे हुए राष्ट्रगान को हम सभी सम्मानपूर्वक गाते हैं। जहाँ कहीं भी राष्ट्रगान गाया जाता है उसका हम सम्मान करते हैं। जब हम राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं तो राष्ट्रगान के जो रचयिता हैं उनको भी सम्मान करते हैं। जब रविन्द्रनाथ टैगोर उन्हें महात्मा कह रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस उन्हें बापू कह रहे हैं, बाद में कई लोगों ने अपने मन के भाव व्यक्त किए, लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा। कुछ तो बात होगी इस महात्मा गांधी में। और मेरे अपने विचार से बहुत मुश्किल है महात्मा गांधी बनना, क्योंकि महात्मा गांधी की जो सबसे बड़ा 2 गुण की मैं बात करूंगा। पहली बात, उनकी सच्चाई, सत्यवादिता। महात्मा गांधी जीवन भर एक भी झूठ नहीं बोले, बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात कि उन्होंने निजी जीवन में जो कुछ भी गलतियां किया है, उन्होंने अपने गलतियों को
सबके सामने बताया है। गांधी जी अपनी गलतियां छुपाते नहीं थे। उन्होंने अपने आत्मकथा में या फिर पब्लिक के सामने भी, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ढोंग नहीं किया। उन्होंने सबके सामने जो कुछ भी आप उनके बारे में अच्छा या गलत सोचना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो प्रत्यक्ष था। ऐसा नहीं कि गांधी जी सभी के सामने महात्मा थे और कमरे के अंदर कुछ और थे। बहुत ही सच्चा व्यक्तित्व महात्मा गांधी। उनके विषय में बाद में जो कुछ भी लोगों ने कहा, जब उन्होंने सत्य पर मेरे प्रयोग, उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उस उनके आत्मकथा में गांधी जी ने अपने सारे कमजोरियों को लोगों के सामने रखा। जबकि हम सभी अपने कमजोरियों को छुपाते हैं, अगर कभी हम कुछ गलत भी करते हैं उसे लोगों से छुपाते हैं, पर गांधी जी ने कुछ भी नहीं छुपाया है। उन्होंने जो कुछ भी किया सबके सामने बताया और कहा कि ये मेरे प्रयोग हैं, मैं नहीं जानता हूँ, मैं प्रयोग करता हूँ। गांधी जी के विषय में बचपन से जो कुछ भी मुझे मेरे माता पिता ने सिखाया, मेरे शिक्षक ने सिखाया, या बाद में जो मैंने टेक्स्ट बुक से जो कुछ भी गांधी जी के विषय में पढ़ा, सबसे ज़्यादा मुझे गांधी जी को समझने में आसान पड़ा जब ओशो ने अपने कई प्रवचन में गांधी जी को याद किया। जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी तब ओशो वहाँ दिल्ली गए हुए थे और जाकर के उन्होंने उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया और ओशो रो रहे थे। तब ओशो के पिताजी ने कहा था, तुम कभी किसी के लिए नहीं रोए, आज गांधी जी के लिए रो रहे हो। अगर ओशो जैसा व्यक्तित्व की आंखों में आंसू है गांधी जी के मृत्यु पर, कुछ तो बात रही होगी उन महात्मा में। मुझे साबरमती जाने का मौका मिला था। मैं साबरमती गया था, अहमदाबाद भी गया जो गांधी जी की कर्मभूमि रही है। मुझे वर्धा के पास से गुजरने का मौका मिला है, गांधी जी की कर्मभूमि। गांधी जी यहाँ झरिया भी आ चुके हैं, पटना आया करते थे। उनके विषय में बहुत कम समय में आप सभी से कहना चाहता हूँ कि कल 2 अक्टूबर 2023 को जब गांधी जयंती मनाई जाएगी, मेरे तरफ से मैं आपको अपने भाव व्यक्त करता हूँ कि पिछले 2000 वर्षों में गांधी जी के मुकाबले कोई भी व्यक्ति नहीं है, आध्यात्मिक व्यक्तियों को छोड़कर। एज ए मैन, एक मनुष्य के रूप में गांधी जी एक साधारण विद्यार्थी की तरह थे। आप उन्हें कोई बहुत ही मेधावी प्रतिभावान विद्यार्थी तो नहीं कह सकते, वो भी अपने आप को एवरेज ही मानते थे। वो एक औसत प्रतिभा के विद्यार्थी थे। बचपन में जो उनकी सबसे बड़ी बात थी वो थी अनुशासन। बहुत ही अनुशासित व्यक्ति थे। आपने वो उनके बारे में वो हम लोग पढ़ते हैं कि एक बार उनके स्कूल में स्कूल इंस्पेक्टर आया था और उसने सभी बच्चों को केतली का स्पेलिंग लिखने को कहा था। गांधी जी नहीं लिख पा रहे थे केतली, तो गांधी जी के जो शिक्षक थे उसने इशारा किया कि बगल के जो स्टूडेंट है उसका देखकर लिख लो। गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। जब उस शिक्षक ने बाद में पूछा कि मैंने तुम्हें इशारा किया था, बगल के विद्यार्थी का देख लो, क्यों नहीं देखा? गांधी जी ने कहा, मैं गलत काम नहीं करता हूँ। बहुत बड़ी बात है, एक आदमी जीवन भर गलत काम नहीं करे, झूठ नहीं बोले, इतनी बड़ी उपलब्धि पिछले 2000 सालों में तो कोई व्यक्ति नहीं है। हमारे कथाओं में या सच्चाई में हो सकता है हम लोगों ने हरिश्चंद्र का नाम सुना है, जिन्हें सत्य हरिश्चंद्र कहते हैं। सत्य हरिश्चंद्र का नाटक गांधी जी ने बचपन में देखा था स्टेज पर, और उस नाटक का उनके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने जीवन भर सत्य बोलने का ही निश्चय किया। और वो कहते हैं उन्होंने बचपन में श्रवण कुमार का नाटक देखा था, जिससे वो बहुत प्रभावित हुए कि श्रवण कुमार अपने माता पिता का सेवा करते थे। इन 2 नाटकों से वो बहुत प्रभावित थे, श्रवण कुमार और सत्य हरिश्चंद्र। उन्होंने अपने जीवन में सत्य हरिश्चंद्र के कारण सत्य के मार्ग को अपनाया और हरिश्चंद्र के कारण सेवा भावना अपनाया। गांधी जी ने अपने माता पिता का सेवा तो किया ही, जीवन भर वो बहुत सारे रोगियों का, कुष्ठ रोगियों का, वृद्धों का, आने वाले अतिथियों का, सभी का सेवा करते रहे। गांधी जी सेवा का एक मिसाल रहे। तो बचपन में आपने देखा कि वो एक एवरेज औसत विद्यार्थी थे, लेकिन अनुशासित और समय के पक्के। कोई भी आदमी जीवन भर समय का पक्का हो लगभग असंभव है। गांधी जी के बाद केवल 2 व्यक्ति और हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो समय के पक्के, एक ओशो और दूसरे अमिताभ बच्चन। ओशो के विषय में जो लोग भी उनके साथ रहते थे, ओशो अपने 58 साल के जीवन में, 58 ईयर्स के लाइफ टाइम में, कहीं भी किसी भी सभा में
देर से नहीं पहुँचे, क्योंकि ओशो समय का कदर करते थे और जो व्यक्ति उनके से मिलने आया है उनके समय का कदर करते थे। जो व्यक्ति समय का आदर करता है वो समय पर अपना काम करते हैं। तो गांधी जी समय के पक्के थे, ओशो समय के पक्के थे और अमिताभ बच्चन समय के पक्के हैं। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन जीवन भर अपने लाइफ टाइम के करियर में कभी भी अहंकारवश उन्होंने देर नहीं किया, वो समय पर आते रहते हैं। वापस वो लौटते हैं गांधी जी पर। बहुत कम उम्र में जब उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा था, पढ़ाई इन्होंने इंग्लैंड से की, जिससे पता चलता है कि ये कोई गरीब परिवार से तो नहीं थे, लगभग समृद्ध परिवार से ही रहे होंगे। एक समृद्ध परिवार का लड़का जब इन्होंने वकालत की पढ़ाई की, विदेश गए, वहाँ जब उन्हें साउथ अफ्रीका जाना पड़ा, दक्षिण अफ्रीका, वहाँ जब वो किसी मुकदमे के लिए गए थे, वहाँ उन्होंने देखा कि काले और गोरे के बीच में बहुत भेदभाव है। वहाँ से उनको एक बात समझ में आ गई कि अंग्रेज काले लोगों पर शासन कर रहे हैं। उसी मुकदमा कहते हैं कि वो शायद 20 साल या 30 साल अफ्रीका में ही रह गए थे। उसके बाद वहाँ से जब भारत आए तो उनको यहाँ भी दिखाई पड़ा कि अंग्रेज हमारे भारतीयों पर शासन कर रहे हैं। यहाँ मैं एक बात आपको विशेष कर बता दूँ कि अंग्रेज अगर शासन कर रहे थे भारतीयों पर तो भारतीयों के बल पर, क्योंकि अंग्रेज़ों की संख्या अगर 1 लाख रही होगी तो अंग्रेज़ों के जो सैनिक थे वो सारे भारतीय थे, चाहे उनके हवलदार कहिए, चाहे उनके पुलिस कहिए या उनके चमचे कहिए। अंग्रेज अगर भारत में टिके रहे तो भारतीयों के गद्दारपन की वजह से, क्योंकि बहुत सारे भारत में ऐसे लोग थे जो अंग्रेज़ों के लिए ही काम करते थे। गांधी जी ने देखा कि अगर अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद करना है तो पूरे देश को एक करना होगा, और उन्होंने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधा। समझिए कि पूरे भारत को अगर किसी ने एक किया तो महात्मा गांधी ने एक किया। लेकिन जो अंग्रेज़ों के पास जब जालियांवाला बाग कांड में जो गोली चली है, वो गोली चलाने वाले हवलदार कौन थे? भारतीय। मंगल पांडे वाले कथा में जितने भी दूसरे पुलिस हैं वो कौन है? भारतीय। खुद मंगल पांडे क्या थे? वो भी कभी अंग्रेज़ों के कैंप में नौकरी करते थे। इसका मतलब कि अंग्रेज़ों की ताकत थे भारत के ही लोग। अंग्रेज़ के अपने फौज तो थे ही, अंग्रेज़ों के पास हथियार था, अंग्रेज़ों के पास अंग्रेज सैनिक थे, अंग्रेज़ों के पास भारतीय भी बहुत बड़ी संख्या में थे, और इसके बल पर अंग्रेज शासन करते थे। जब भी कहीं अंग्रेज देखते थे 2 भारतीय राजा हैं, उनमें से वो एक का साथ देते थे और उसका बोलते थे कि अगर आपको किसी से दुश्मनी है तो हमको बोलिएगा, हम आपके साथ हैं। और इस तरह से अंग्रेज धीरे धीरे फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल में कामयाब रहे। 2 राजाओं को लड़वा देना, एक राजा का साथ देना, और जब एक राजा खत्म हो जाए तो दूसरे राजा को भी अंग्रेज अपने कब्जा में कर लेते थे। फिर से सुनिए, 2 राजा कि अगर आपस में कोई अनबन है तो अंग्रेज किसी एक का साथ देते थे और दूसरे राजा को हटा देते थे, और बाद में अंग्रेज इस राजा को भी गुलाम बना देते थे। ऐसी नीतियों के समय में जब महात्मा गांधी को दिखाई पड़ा कि भारत हमारा गुलाम है, इस देश के आज़ादी के लिए वो अपने तरीक़ा से अहिंसा के मार्ग पर चल पड़े। इस बीच सुभाष चंद्र बोस आए, चंद्रशेखर आज़ाद आए, भगत सिंह आए। इन सब का तरीका कुछ और था। ये गरम दल कहलाए, क्योंकि इनका मानना था अंग्रेज अत्याचार करेंगे तो हम भी अत्याचार करेंगे। इसमें सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी की थोड़ी अनबन थी, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस सिर झुकाने वाले लोगों में से थे नहीं, बाद में वो गांधी जी से अलग हो गए। लेकिन वही सुभाष चंद्र बोस 1944 में 1944 में जब महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा की मृत्यु हुई तो सुभाष चंद्र बोस ने अपना संदेश भेजा, जिन्हें उन्हें बापू कहकर संबोधन किया, अपना पिता कहकर संबोधन किया। इसका मतलब है कि सुभाष चंद्र बोस के हृदय में कोई कलुषता नहीं थी, न कोई किसी को पिता का संबोधन क्यों देंगे। इसका मतलब कि सुभाष चंद्र बोस को सिर्फ अपने कर्म के सिद्धांतों से मतभेद था, कोई हृदय में उनके लिए बुरा भाव नहीं रहा होगा। भगत सिंह के विषय में भी लोग कहते हैं कि गांधी जी चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन यहाँ प्रश्न ये था कि अगर अंग्रेजों से के खिलाफ भारतीयों को लड़ना पड़ जाए, कैसे जीतेंगे भारतीय? एक तो अंग्रेज टेक्निकली और साइंटिफिकली उनके पास बहुत सारे हथियार हैं, और भारत के ही लोग अंग्रेज़ों के साथ हैं। बहुत मुश्किल था। अगर जंग छिड़ ही जाए तो अंग्रेज़ जो भारत को 300 साल से गुलाम रखे हैं,
उनको हराना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अंग्रेज़ के पास बड़े बड़े हथियार, तोप, बंदूक तो थे ही, अंग्रेज़ों के पास भारतीय गद्दार भी तो थे। ऐसे में बहुत मुश्किल था। गांधी जी ने कितना मुश्किल से सिचुएशन को हैंडल किया होगा, और उनका जो संघर्ष है 1921 से लेकर के, असहयोग आंदोलन से लेकर के 1947 तक, आप समझिए कम से कम लगभग 30 साल जो महात्मा गांधी ने इस देश के लिए संघर्ष किया, दिन रात एक करने वाला व्यक्ति। दूसरा उनका गुण था सफाई, बहुत ही सफाई पसंद इंसान थे। उस ज़माने में मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि गांधी जी को सफाई इतनी पसंद थी कि उनका कमरा, उनका बिस्तर और यहाँ तक कि जो उनका पाखाना था वो खुद ही कंधे पर लेकर के बाहर जाकर साफ करके आते थे। इतना बड़ा आदमी, आप सोच सकते हैं, क्योंकि उनका संदेश था कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉड, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉड, भगवान के बाद सफाई सब कुछ है। उन्होंने सफाई पर बहुत ध्यान दिया। उनकी सादगी और त्याग को एक बात से आप जरूर समझ जाइए, केवल एक धोती पहनकर जीवन गुजारा करने वाले महात्मा गांधी। पिछले 1-2 सालों से मैं देख रहा था कि लोग उनके विषय में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। करने दीजिए साहब, मुझे तो यही कहना है, हर इंसान से गलती होती है या डिसीजन लेने में बहुत कुछ सामने आता। भारत में एक ग्रुप ऐसा भी रहा जिसे आप कह सकते हैं मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना बहुत पहले हो गई थी, और अंग्रेज़ों ने भारत में रहने वाले हिंदू और मुसलमानों को बांटना शुरू कर दिया था। इसी गेम को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अंग्रेज़ बाहर से आए थे, 300 साल पहले से आए थे, और भारत में मुसलमान 1000 वर्षों से थे, और हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने इन दोनों के बीच में फूट डाला, जो डिवाइड एंड रूल की बात है। भारतीयों के बीच में नफरत का बीज बोया, हिंदुओं के बीच में मुस्लिम के खिलाफ, मुस्लिमों के बीच में हिंदुओं के खिलाफ, और हिंदू मुस्लिम के बीच में फूट डाल करके अंग्रेज शासन करते रहे। गांधी जी का साथ दोनों ने दिया। गांधी जी का साथ हिंदुओं ने भी दिया, मुसलमानों ने भी दिया। एक समय आया जब हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ाद तो हुआ, लेकिन जिन्ना ने ये बीज बो दिया था कि उसे अलग देश चाहिए, मुसलमानों को अलग देश चाहिए था। अब यहाँ पर गांधी जी के लिए आप धर्म संकट कहिए या राजनीतिक संकट कहिए, और इसके बीच अंग्रेज़ों ने इतना बड़ा गेम खेला है। देखा जाए तो अंग्रेज़ों ने ही बीज बोया था इस देश को 2 टुकड़ा में तोड़ने का। लोग अगर दोष देना चाहें तो अंग्रेज़ों को दोष दें, दोष देना चाहें तो जिन्ना को दोष दें, जो अलग देश चाहते थे। पर सारा दोष लोगों ने गांधी जी के माथे पर मर दिया कि देश का बंटवारा गांधी जी ने किया। मेरा अपना निजी राय है, अगर देश कोई बांटना चाहता था, भारत के टुकड़े कोई करना चाहता था तो अंग्रेज़, कोई अलग देश चाहता था तो जिन्ना। लेकिन सभी लोग गांधी जी के सिर पर ठोक देते हैं कि गांधी जी ने देश को बांटा। चलिए, 1947 में देश हमारा आज़ाद हुआ। 1948 में गांधी जी की हत्या कर दी गई नाथूराम गोडसे के द्वारा। इस विषय में मैं एक ही लाइन कहना चाहता हूँ, नाथूराम गोडसे जब अंग्रेज हमारे देश में थे, 2-4 गोली उन पर भी चलाना चाहिए था, गांधी जी पर चला दिए। देश की आज़ादी के लिए नाथूराम गोडसे को कुछ काम करना चाहिए था। अगर आप 1948 में गांधी जी को गोली चला सकते थे तो 1947 में आपने अंग्रेजों पर गोली क्यों नहीं चलाई? खैर, मेरी बात किसी को गलत लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। मैं फिर से कहता हूँ, नाथूराम गोडसे अगर 1948 में गांधी जी पर गोली चला सकते थे तो 1947 तक उन्होंने अंग्रेजों पर गोली क्यों नहीं चलाई? और देश को बांटने वाले गांधी थे तो जिन्ना भी तो थे, आपने गांधी पर गोली चलाई, जिन्ना को क्यों छोड़ दिया भाई? अंग्रेजों को क्यों छोड़ दिया? मेरी बात गलत लगे तो मुझे कमेंट्स करें। मैं एक बार फिर कहूँगा, महात्मा गांधी जैसा पिछले 2000 वर्षों में न कोई था, न कोई है, न अगले 2000 वर्ष तक होगा। एक बार फिर महात्मा गांधी को उनके जन्मदिन पर मेरी तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि।